तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे सभी संसाधनों की कमी पाई जाती, बहुत अधिक रूप में कमी पाई जाती है। सरकार ने अगर गवर्नमेंट कर देता है और उसके बाद बहुत ढेर सारे पैसे लगा दिए वहाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ही अमाउंट मिला आपको, संसाधन का, रिसोर्सेज का थोड़ा सा अमाउंट मिला, तो वो जो सारे पैसे होंगे वह बर्बाद हो जाएंगे। समझिए, बुद्धिमानी और बेवकूफी में फर्क होता है, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। हेलो एवरीवन, चलिए अब अपना अगला टॉपिक रिसोर्सेस प्लानिंग यानी संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में यानी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का विकास के बारे में आपने पढ़ा कि कुछ लोगों की ग्रिड की वजह से और रिच पुअर सोसाइटी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुकी है और सबके घर में यूज हो रहे एसी और फ्रिज की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद न्याय संगत बंटवारा, मतलब अलग अलग तरीके से डिवाइड जो किया गया है, कितने अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया, उसके बारे में जाना गया। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया, फिर उसी के अंदर सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे जब सब कुछ बन गई तो उसकी प्लानिंग भी तो करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, कि कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे यूज़ नहीं करना है। तो रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करने के लिए यह प्लान बनाया गया। ठीक, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और क्या क्या इस पे एक्सपेंसेस आने वाले हैं, किस तरीके से बंटवारा किया गया, तो इसी को बोलते हैं रिसोर्सेस प्लानिंग यानी संसाधन नियोजन। आप अपनी कंट्री यानी इंडिया को ही देखेंगे तो इंडिया अलग अलग पार्टों में डिवाइड है। कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं रिसोर्सेज, और वहाँ पे कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे बिल्कुल कम होते हैं। बल्कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ जो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त हैं अपने आप में ही, वहाँ पे रिसोर्सेज पूरी तरह से अच्छी तरीके से पाई जाती हैं, अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। जबकि कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे बिल्कुल रिसोर्सेज कम पाए जाते हैं। उसी के बारे में इस पॉइंट में पढ़ना है, इस टॉपिक में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है, मतलब अब लिखने वाला भी झंझट है वो खत्म। ठीक, चलिए अब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन, कौन से क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे रिच इन सम रिसोर्सेज, जहाँ पे कुछ संसाधनों की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि डिफिशिएंट इन सम रिसोर्सेज, वहाँ पे वही क्षेत्र में कुछ संसाधनों की कमी भी होती है। जैसे आप देखेंगे राजस्थान में सोलर और विंड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे वह मरुस्थलीय क्षेत्र है यानी डिजर्ट है, तो वहाँ पे हवाएं जो है बहुत तेजी से चलती हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से वहाँ पे सोलर और विंड यानी सौर्य और पवन संसाधन जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन वहाँ पे किसी चीज़ की कमी पाई जाती है, वाटर की कमी पाई जाती है, तो वाटर रिसोर्सेज जो है वहाँ पे कम है, ये रहा, है ना। वैसे ही आप अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी मूल विकास की कमी है। तो ये ऐसा क्षेत्र है, ये दोनों राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश एक दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ संसाधनों की यानी इन संसाधनों की प्रचुरता होती है। यहाँ पे ये संसाधन जो है, ये रिसोर्सेज जो है वह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि ये रिसोर्सेज की कमी है। ठीक, अगला पॉइंट है सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो खुद में आत्मनिर्भर हैं। जैसे आप देखेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिनरल्स और कोल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कोल की माइनिंग जो होती है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, झारखंड में ही होती है। और मध्य प्रदेश भी मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे एक पन्ना रीवा प्लेट्यू है जो फेमस है मिनरल्स के लिए। वो भी कौन सी मिनरल्स, डायमंड। किसके लिए, डायमंड के लिए फेमस है, हीरा के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे प्लेस हो गए, ऐसे रीजन, ऐसे स्टेट्स हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं अपने आप में, इन पे जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो पर्याप्त हैं, इस तरह से। ठीक, अगला पॉइंट जो है वो है सम रीजन्स हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कुछ ऐसे भी रीजन हैं इंडिया में, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे संसाधनों की बहुत अधिक कमी पाई जाती है। तो आप देखेंगे इसमें लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ जिसको क्या बोला जाता है, कोल्ड डिजर्ट बोला जाता है। कोल्ड डिजर्ट मतलब शीत मरुस्थल, मतलब एक डिजर्ट तो ये था राजस्थान और दूसरा डिजर्ट जो है वो कोल्ड डिजर्ट, ये लद्दाख, जहाँ पे यहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है, तो यहाँ पे पानी की अधिकता होती है। पानी तो बहुत अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमने लिख रखा है पानी की कमी पाई जाती है। पानी की कमी मतलब पीने योग्य पानी नहीं पाया था। अब देखो, आप बर्फ तो खा नहीं पाओगे,
तो यहाँ पे जो पानी होता है वो फ्रीज होता है, जमा हुआ होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है, पानी की कमी होती है, पीने वाली पानी की कमी होती है, यहाँ पे मिनरल्स की भी कमी होती है। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सभी संसाधनों की कमी पाई जाती, बहुत अधिक रूप में कमी पाई जाती है। ठीक है, यही वजह है कि भारत में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय और लोकल लेवल पर रिसोर्सेज प्लानिंग यानी संसाधन नियोजन करना जरूरी है। चलिए अब अगला पॉइंट यानी अगला टॉपिक रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक भारत में संसाधन नियोजन यानी रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया पढ़ते हैं। पिछले टॉपिक में आपने देखा कि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पे संसाधनों की अधिकता है और कई ऐसी जगह है जहां पे संसाधनों की कमी है और कहीं ऐसी जगह है तो जहां पे संसाधन है ही नहीं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के संसाधन पाए जाते हैं। तो इस तरह से भारत में संसाधन नियोजन करना यानी रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है। आपकी बुक में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहला दिया है सर्च फॉर रिसोर्सेज यानी संसाधनों का पता लगाना। तो संसाधन का पता लगाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले वो कोई जहां पे जिस जगह पे संसाधन है उसको पता लगाने के लिए वहां की सर्वेक्षण करने होंगे यानी सर्वे करना होगा उस जगह का। उसके बाद वो जगह जब पता चल जाएगा तो उसका मैपिंग करना होगा। जैसे जिस जगह पे पता चला है वहां पे जाने के लिए मैपिंग तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए उनको मानचित्र बनाना होगा उसका। अब हमने बहुत ढेर सारे यानी सरकार ने अगर गवर्नमेंट कर देता है ऐसा और उसके बाद बहुत ढेर सारे पैसे लगा दिए वहां पे, लेकिन वहां पे कुछ थोड़ा सा ही अमाउंट मिला आपको संसाधन का, रिसोर्सेज का थोड़ा सा अमाउंट मिला, तो वो जो सारे पैसे होंगे वह बर्बाद हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, वहां की क्वालिटी और क्वांटिटी को यानी गुणवत्ता और मात्रा को पता करना होगा कि कितना है और कैसा है, तब जाके वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगली पॉइंट जो है, ये सब कुछ पता करने के बाद वहां पे टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा और टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए जो स्किल वाले लोग हैं उसको वहां पे भेजना होगा और उसके बाद वहां पे इंस्टीट्यूशनल सेटअप तैयार करने होंगे, तब जाके वह काम हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, यानी संसाधन जो होंगे वह उसका प्लानिंग की जा सकती है। रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स प्लस नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। नेशनल डेवलपमेंट प्लान मतलब राष्ट्रीय विकास योजनाएं कुछ अलग कह रही है, मतलब उनका कहना अलग है, उनका उद्देश्य अलग है, उनका एम अलग है, जबकि रिसोर्सेज प्लानिंग के एम अलग है। तो इस तरह से ऐसे में संसाधन का नियोजन करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके लिए विकास, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और संसाधन विकास योजनाएं की जो समन्वय है उनको स्थापित करना होगा, मतलब इन पे मैच खाने होंगे। मैच अगर हैं तो ही काम हो सकता है, अन्यथा यह काम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक, भारत में जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से जब प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब से स्टार्ट हुए, तब से ही भारत में संसाधन नियोजन यानी रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया शुरू कर दी गई है। यदि ये सारे सब कुछ जगह पे मिल जाते हैं, ये सब कुछ जरूरी है, किसी भी जगह के आर्थिक विकास के लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन इसी पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रहेंगे तभी जाके वह पर्टिकुलर रीजन जो क्षेत्र होगा उसका विकास हो सकेगा। भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर संसाधनों की कमी है लेकिन वह आर्थिक रूप से आगे हैं, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर संसाधनों की अधिकता है फिर भी आर्थिक रूप से वह पिछड़े हुए हैं। और भारत न सिर्फ आज से बल्कि प्राचीन समय से ही संसाधनों में बड़ा रिच रहा है। जैसे आप क्लास 7 में पढ़े होंगे कि भारत में जब विदेशी आक्रमणकारी आते हैं तो वह इसलिए आते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेस यानी संसाधनें जो है बहुत अधिक थी। कुछ बच्चे क्लास 8 में पेंडेमिक टाइम में अपने क्लास को स्किप कर दिए होंगे, उन्होंने भी कॉलोनियल पीरियड यानी उपनिवेशक के इतिहास के बारे में जब पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि भारत में जब लोग आना शुरू करते हैं तो वो कैसे आना शुरू करते हैं, यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें उनको मिलती हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे आना शुरू करते हैं। जैसे मसाला के लिए आता है, कोई कपास के लिए आता है, इसकी वजह से अलग अलग तरह से आते हैं। तो वहाँ पे आने के लिए वो क्या करते हैं, पहले पता करते हैं कि यह क्षेत्र जो है, यह जगह जो था उस लायक था भी या नहीं। फिर उसके बाद मैप बनाते हैं, कैसे केप ऑफ गुड होप से होता हुआ कोई इंसान इंडिया में पहुँचता है, और यहाँ पे आने के बाद उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी फिक्स थी, हाँ भैया बहुत अच्छे क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं और बहुत कम दामों में मिलती हैं। तब जाके यहाँ पे उन्होंने अपने फैक्ट्री बनाने शुरू किए। अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे हुनरमंद लोगों को, स्किल वाले लोगों को यहाँ पे रखना शुरू किया।
ये सारे के सारे जो फॉलो, ये अब जो भारत के संसाधन नियोजन की जो रिसोर्सेज प्लानिंग है अब जो भारत फॉलो करता है वो पिछले टाइम में बहुत पहले, मतलब आप समझिए भारत की आज़ादी से 200 साल 300 साल पहले लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, ब्रिटिशियर्स ने। और देखिए अगला पॉइंट, कैसे भारत में, जब आप पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा भारत में जो इंडिया में व्यापार करने व्यापारी आते हैं, लेकिन धीरे 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 जो था वह सत्ता जो थी वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाती है। ब्रिटिश क्राउन बनाता है इंडिया को आज़ाद, है ना, ब्रिटिश क्राउन ही इंडिया को आज़ाद करता है, मतलब ब्रिटिश क्राउन से ही इंडिया आज़ाद होता है। तो मतलब व्यापारी आए और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कैसे दिया, वहां पे कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। क्यों? क्योंकि उनके प्लान अलग थे और संसाधन वाले प्लान जो थे वो अलग थे, इसी वजह से उनका अपना समन्वय यानी मैच नहीं बन पाया, और जिसकी वजह से ब्रिटिश व्यापारियों से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सब कुछ चली गई। तो ये था भारत में संसाधन नियोजन यानी रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। चलिए अब अपना अगला यानी लास्ट टॉपिक, इस लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट संसाधनों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं किसी भी जगह के लिए, किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसका बेवकूफ़ी से इस्तेमाल करना, बेवकूफ़ी से यूज़ करना बहुत ही भारी पड़ सकता है। समझिए बुद्धिमानी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है, ये समझना पड़ेगा। बुद्धिमानी कहने का मतलब ये कि अगर हम रिसोर्सेज का वाइजली यूज़ करते हैं तो वह फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन बेवकूफ़ी से यूज़ करने से वह सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। न सिर्फ आज से बल्कि पहले से भी बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने रिसोर्सेज को लेके बहुत तरह तरह की बातें कही हैं, बहुत तरह तरह की बातें बताई हैं। उसमें से एक कोटेशन दिया हुआ है आपकी बुक में गांधी जी के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पर पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा कहते थे गांधी जी संसाधनों को लेके, रिसोर्सेज को लेके। वह बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करने के खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ हो, वह फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहते थे। ये रहा पहला टॉपिक संसाधनों के बारे में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक अगली वीडियो से स्टार्ट करते हैं।